गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के हमारे 4 सेक्शन आपको बताए थे। पहला हेडर फाइल सेक्शन, दूसरा क्लास डिक्लेरेशन सेक्शन। आज हम इसके 3rd सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मेंबर फंक्शन की घोषणा है या परिभाषा है। मेंबर फंक्शन डेफिनेशन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। 3rd सेक्शन वो है मेंबर फंक्शन डेफिनेशन। कौन सा है? मेंबर फंक्शन डेफिनेशन सेक्शन। अब जो डेफिनेशन वाला सेक्शन है ये हमारा ऑप्शनल होता है। डेफिनेशन वाला सेक्शन क्या है? हमारा ऑप्शनल है। आप डिक्लेयर करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर या बाहर कहीं भी डिक्लेयर किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था क्लास, तो क्लास जो थी उसके अंदर हम क्या क्या लिखते थे? डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन, ये 2 चीजें हम उसके अंदर डिक्लेयर करते हैं। अब मेंबर फंक्शन चाहे आप क्लास के अंदर डिक्लेयर कर लीजिए, चाहे आप इन्हें क्लास के बाहर डिक्लेयर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जो इस काम को आसानी से कर देता है। तो आपका ये हो गया मेंबर फंक्शन डेफिनेशन। तो यह भाग क्या होता है? आपका ऑप्शनल होता है, क्योंकि इसमें जो मेंबर फंक्शन होते हैं उसे हम क्लास के अंदर बाहर कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अभी जो 4th सेक्शन है हमारा वो है मेन फंक्शन। कौन सा है? मेन फंक्शन। मेन फंक्शन आप कह सकते हो या आप इसका फंक्शन के रूप में काम में ले सकते हैं। इस वाले पोर्शन में मेन फंक्शन में आप लोग क्या डिक्लेयर करते हैं? ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। क्या डिक्लेयर करते हैं? ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। जैसे कल हमने जब पढ़ा था तो सबसे पहले क्लास डिक्लेयर करी थी, तो क्लास का नाम। तो डेमो क्या हो गया बेटा? क्लास का नाम हो गया। इंटीजर ए और बी आपके डाटा मेंबर हो गए थे, और पब्लिक सेक्शन में हमने क्या कर दिया था? इनके फंक्शंस को डिक्लेयर किया था। कौन कौन सा फंक्शन? एक इनपुट फंक्शन और एक आउटपुट फंक्शन, लास्ट में सेमीकोलन। ये हमारा क्लास डिक्लेरेशन था। क्या था? क्लास। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ एक बार वॉइड को रिवाइज करा दूं कि वॉइड क्या है। जैसे आपने डाटा टाइप पढ़ा है इंटीजर, आपने डाटा टाइप पढ़ा है फ्लोट, आपने डाटा टाइप पढ़ा है कैरेक्टर। वॉइड डाटा टाइप हमने कम पढ़ा है और हमारे दिमाग से मिस भी हो जाता है। तो वॉइड डाटा टाइप क्या होता है वो एक बार समझ लीजिए। जब हमारे फंक्शन का डाटा टाइप या रिटर्न टाइप, जब हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो हम फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखते हैं। तो जब हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर होता है, जब हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होता है? इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर होता है, तो वो इंटीजर रिटर्न करेगा। फ्लोट रिटर्न टाइप है तो फ्लोट वैल्यू रिटर्न होगी, और कैरेक्टर डाटा टाइप है तो डाटा कैसे रिटर्न होगा? कैरेक्टर रिटर्न होता है। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ वॉइड डाटा टाइप की, तो वॉइड डाटा टाइप क्या होता है? जब हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। हमारा फंक्शन यहाँ से डेफिनेशन के पास गया और डेफिनेशन से वापस कॉलिंग तो होगी, कंट्रोल वापस कॉलिंग के पास जाएगा, लेकिन केवल फंक्शन जा रहा है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, कोई वैल्यू लेके नहीं जा रहा है। तो जब मेरा फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, किसी भी वैल्यू को वापस नहीं लेके जाता है, तो फिर हम उसका रिटर्न टाइप क्या रख देते हैं? वॉइड रख देते। अब हम बात कर रहे थे मेन फंक्शन। तो होता क्या है बेटा कि जो हम सी लैंग्वेज में करते थे, तो सी लैंग्वेज में तो हमारा प्रोग्राम की बिगिनिंग ही यहां से होती थी। हमारा प्रोग्राम की बिगिनिंग कौन बताता था? मेन। एंडिंग कौन बताता था? मेन। ये हमारा पूरा प्रोग्राम मेन के अंदर ही लिखा जाता था।
अभी जो हमारा पूरा प्रोग्राम है वो मेन के अंदर नहीं है। बिगिनिंग तो यहाँ भी मेन से ही होगी, लेकिन हमारा पूरा प्रोग्राम जो होगा वो सारे सेक्शन जो होंगे वो मेन फंक्शन से बाहर होंगे। मेन फंक्शन के आउटसाइड में हम उन्हें लिखेंगे और उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या काम में लेंगे, ऑब्जेक्ट्स काम में लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कोई भी पर्सन या आइटम को ही हम यहाँ ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कैसे किया जाता है हम वो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट को डिक्लेरेशन, देखिए ऑब्जेक्ट भी एक प्रकार से एक वेरिएबल ही है। ऑब्जेक्ट भी एक प्रकार से एक वेरिएबल की तरह ही होता है, लेकिन जैसे आप आपके किसी भी वेरिएबल को जो आप डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम लिखते हैं डाटा टाइप और वेरिएबल का नाम, ये हम लिखते हैं। डाटा टाइप हमारा हो गया इंटीजर और ए हमारा हो गया वेरिएबल का नाम। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट, ये तो हुआ हमारा वेरिएबल। अब हम जब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के लिए लिखा जाता है क्लास का नाम और ऑब्जेक्ट का नाम। क्लास का नाम किस क्लास के लिए आप डिक्लेयर कर रहे हो, इस क्लास का नाम क्या है, डेमो। तो हम यहां लिखेंगे डेमो, और डेमो जो है वो अब एज ए डाटा टाइप काम करेगा। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि जो स्ट्रक्चर का नाम होता है वो एक डाटा टाइप की तरह ही काम करता है, वैसे ही जो हमारा क्लास का नाम होगा वो आगे चल के जब ऑब्जेक्ट की बात आएगी तो वो ऑब्जेक्ट के लिए डाटा टाइप कहलाएगा। ध्यान से सुनना, जो मेरा क्लास का नाम है वो जब ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो क्लास का नाम लिखते हैं और हम उसका ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। तो जो क्लास का नाम है वो अब एज ए डाटा टाइप काम करता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए उसका क्लास का नाम लिखा जाता है, जिसे हम डाटा टाइप भी कह सकते हैं, और ए हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या हो गई, यदि किसी वेरिएबल का डाटा टाइप एक क्लास का नाम है, ऑब्जेक्ट ध्यान समझना, यदि किसी वेरिएबल का डाटा टाइप क्या है, क्लास का नाम, डेमो क्या है यहाँ, क्लास का नाम और वेरिएबल का नाम, तो ये अब ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं। एक साधारण वेरिएबल में और एक ऑब्जेक्ट में सिर्फ इतना सा ही अंतर है कि जो एक वेरिएबल होता है उसका डाटा टाइप आपके बेसिक डाटा टाइप होते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं, जबकि एक वेरिएबल का डाटा टाइप अगर क्लास का नाम है तो फिर वो वेरिएबल ना होके ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट के लिए आप कह सकते हो यदि किसी क्लास का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का डाटा टाइप क्या है, क्लास का नाम, तो फिर वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कैसे, अभी देखिए, अब हम यहां सेक्शन लिखते हैं मेन सेक्शन। मेन सेक्शन को लिखने के लिए हम यहां लिखेंगे मेन फंक्शन। मेन आप जानते ही हैं जो हमारे प्रोग्राम की बिगिनिंग को और एंडिंग को व्यक्त करता है। और सबसे पहले हम यहां डिक्लेयर करेंगे ऑब्जेक्ट को। मेन फंक्शन में सबसे पहले क्या डिक्लेयर किया जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के लिए हम लिखेंगे क्लास का नाम, जो कि अब डाटा टाइप की तरह काम करेगा। तो हमने लिखा डेमो और D1। तो बेटा D1 तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट का नाम और डेमो हो गया उसका डाटा टाइप। अब चूंकि हम फंक्शन को कॉल करने वाले हैं, इस फंक्शन को कॉल करेंगे सबसे पहले इनपुट लेने के लिए सबसे पहले इनपुट फंक्शन को कॉल करेंगे। अब वो इनपुट फंक्शन किसके लिए कॉल हो रहा है, D1 ऑब्जेक्ट के लिए, तो हम लिख देंगे D1 डॉट इनपुट। अब जो कॉलिंग आप ऐसा कर लीजिए, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, इस फंक्शन की कॉलिंग कैसे होगी, फंक्शन का नाम लिखकर। किसी भी फंक्शन की कॉलिंग कैसे होती है, फंक्शन का नाम लिखकर। तो देखो हमने यहां लिख दिया इनपुट, ये फंक्शन की कॉलिंग हो गई। लेकिन यहां ये भी ध्यान रखना है कि ये जो फंक्शन है कॉलिंग किसके लिए हो रही है, D1 के लिए हो रही है, तो हम इसको लिखेंगे D1 डॉट इनपुट। अब ये कॉलिंग तो होगी इनपुट, लेकिन किस ऑब्जेक्ट के लिए होगी, D1 के लिए। ऐसे आपको D2 के लिए इसको कॉल करना है तो लिखेंगे D2 डॉट आउटपुट। अब कॉलिंग किसके लिए हो जाएगी, आपके
आउटपुट फंक्शन के लिए हो जाएगी। तो इस तरह से हम मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं और उसके द्वारा हम इन फंक्शन को कॉल कर देते हैं। अब बात आती है कि सर ऑब्जेक्ट अगर एक से ज्यादा हुए तो, अब जैसे सपोज करो हमने यहाँ D1 डेमो D1 लिख दिया और D2 लिख दिया। अब मेरे पास यहाँ ऑब्जेक्ट दो हो गए, एक D1 ऑब्जेक्ट, एक D2 ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा कि जो ये कॉलिंग है, सॉरी ये D1 ही आएगा। अब हमने यहाँ क्या करा, D1 डॉट इनपुट, तो ये कॉलिंग किसके लिए हो रही है, D1 ऑब्जेक्ट के लिए इनपुट को कॉल किया जा रहा है, तो D1 में वैल्यू आ जाएगी। एक तरह से वेरिएबल ही है ये भी ऑब्जेक्ट की। और जब मुझे D2 के लिए कॉल करना होगा तो फिर हम लिखेंगे D2 डॉट इनपुट। इससे सारा कंफ्यूजन आपका डिक्लेयर हो जाएगा। आउटपुट प्रिंट करना है D2 का, तो हम यहाँ कॉल कर देंगे D2 डॉट आउटपुट। वापस से देख लीजिए, ये हमारा कोई मेमोरी हो गया। इस मेमोरी में ये A और B इसके लिए क्रिएट होंगे, पहले D1 के लिए। ध्यान रखना एक चीज और, जैसे ही हम यहाँ इसको थोड़ी देर हटा देते हैं, जैसे ही हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, किस क्लास के लिए, डेमो क्लास के लिए, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट क्लियर होगा तो ये दोनों वेरिएबल मेमोरी में बन जाएंगे। किसके लिए, D1 के लिए। तो ये A हो गया और बेटा ये B1 हो गया। ये दोनों किसके लिए हो गए, D1 के लिए। तो ये A और B वेरिएबल जो है वो किस ऑब्जेक्ट के लिए बने हैं, D1 ऑब्जेक्ट। ऐसे ही अगर हम दूसरा ऑब्जेक्ट क्लियर कर ले D2, तो D2 जैसे ही डिक्लेयर होगा, जैसे ही D2 लिखोगे वैसे ही आपके ये दोनों डाटा मेंबर्स मेमोरी में फिर क्रिएट हो जाएंगे, A और B। ये किसके लिए होंगे, D2 के लिए। अब ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये भी A और ये भी A। कंफ्यूजन इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि इस जगह को हम कहेंगे D1 डॉट A और ये जगह होगी आपकी D2 डॉट A। इसीलिए ये आपका हो गया D1 का A ऑब्जेक्ट और ये हो गया D2 का A ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम इसमें जब आपको D1 के A में वैल्यू कॉल लिखनी होगी तो आप D1 के इनपुट को कॉल कर देंगे। जब A और B की वैल्यू D1 के लिए प्रिंट होगी तो D1 डॉट आउटपुट कर देंगे, तो वो आउटपुट जो प्रिंट करेगा वो D1 के लिए करेगा। सेम चीज जब D2 में इनपुट लेना है तो फंक्शन को कॉल कर देंगे, इनपुट फंक्शन को, लेकिन इसके आगे क्या लगा दिया हमने, D2। तो ये D2 के इनपुट के लिए हमें कॉलिंग होगी, तो जो वैल्यू स्टोर होगी वो D2 के A और B में होगी। और जब हम D2 डॉट आउटपुट लिखेंगे तो जो ये आउटपुट प्रिंट करेगा वो किसका होगा, D2। तो जो D2 की वैल्यू होगी वो हम यहाँ प्रिंट कर देंगे। तो ये हुआ आपका मेन फंक्शन। तो हमने आपको बताया स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। इसके हमारे पास 4 सेक्शन थे। एक आपका सेक्शन हो गया था इसके अंदर फंक्शन का डिक्लेरेशन, इंक्लूड्स फाइल सेक्शन। दूसरा था क्लास का डिक्लेरेशन, तीसरा था मेंबर फंक्शन की डिक्लेरेशन और चौथा था आपका मेन फंक्शन। ये चारों पार्ट्स आपके होते हैं किसी भी C++ प्रोग्रामिंग। इन C++ प्रोग्रामिंग में इन चारों पार्ट्स को मिलाकर एक साथ लिखा जाता है। जब इनको एक साथ लिख देते हैं तो फिर हम इनको एक साथ कंपाइल भी कर देते हैं और हमारा प्रोग्राम जिसके लिए हमने बनाया है वो आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है। और अभी जो इनके ऑब्जेक्ट हैं, क्लास हैं, ये हम अभी और डिस्कस करेंगे, तो आपको आराम से ये चीजें तसल्ली से समझ में आ जाएगी। इतनी टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं। ठीक है बेटा, थैंक यू।